अ डेकेड अगो 2014 में आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था, जहां पर हैदराबाद स्थित है। जब कैपिटल की बात आई कि कैपिटल क्या बनेगा इन दोनों राज्यों का, तो हैदराबाद ऑलरेडी आंध्र प्रदेश का कैपिटल था जो कि तेलंगाना के हिस्से में आया। तो डिसाइड ये किया गया कि हैदराबाद को एक जॉइंट कैपिटल की तरह देखा जाएगा दोनों ही राज्यों के लिए आने वाले 10 सालों तक। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आंध्र प्रदेश अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट करेगा। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद की जर्नी की एज अ शेयर्ड कैपिटल, क्योंकि अब हैदराबाद केवल तेलंगाना का कैपिटल होगा। आंध्र प्रदेश अपना कैपिटल किसको बनाने वाला है, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इस पर क्या इश्यूज हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो हैदराबाद विल सून सीज टू बी द जॉइंट कैपिटल। सून एज इन आज, यानी 2 जून को हैदराबाद केवल अब तेलंगाना के कैपिटल की तरह देखा जाएगा, नॉट एज आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसे 10 साल का एक अरेंजमेंट था जहां पर यह प्रिस्क्राइब किया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का ही जॉइंट कैपिटल हैदराबाद होगा बाय द आंध्र प्रदेश बाइफरकेशन एक्ट 2014। सो तेलंगाना स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून, आज ही के दिन 2014 में, बाय आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट किया गया इन द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, और जो बचा हुआ हिस्सा था उसको आंध्र प्रदेश बनाया गया और हैदराबाद को चूज किया गया टू बी द जॉइंट कैपिटल फॉर बोथ द स्टेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। सो अब एक शेयर्ड कैपिटल का मतलब क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भारत में जो कॉन्सेप्ट है ऑफ अ सिटी सर्विंग एज अ शेयर्ड कैपिटल फॉर 2 states, ये काफी यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। इन दी कमेंट सेक्शन कैन यू टेल मी कोई और शेयर्ड कैपिटल जो आप जानते हैं जिसके बारे में, और किस राज्य या किन राज्यों की शेयर्ड कैपिटल है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ वी हैव शेयर्ड कैपिटल इन इंडिया, और भी हैं ना। इस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं ये कई बार हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, कई बार पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कई बार लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से लिए जाते हैं। ये जो शेयर्ड कैपिटल है इसके 2 डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर दोनों राज्यों के जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज होते हैं। हर स्टेट का अपना सेट ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, जैसे कि स्टेट सेक्रेटरीट होना या लेजिस्लेटिव असेंबली होना इसी कैपिटल सिटी में होते हैं। यहाँ पर क्लियर डिवीजन होता है रिसोर्सेज का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और जिम्मेदारियों का, जो कि स्टैब्लिश की गई हैं ताकि दोनों ही राज्य जो हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। तो ऑब्वियसली जब एक कॉमन सिटी है तो उसके रिसोर्सेज को, इंफ्रा को, या उस पर जो जिम्मेदारी है उनको इक्वली क्लियर डिविजन में होता है। जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है उसको इट इज पुट इन द प्लेस टू मैनेज द शेयर्ड गवर्नेंस ऑफ द सिटी। सिटी को भी तो गवर्न करना है, उसकी गवर्नेंस को भी मैनेज करने के लिए ऐसे किया जाता है। इसमें कोऑपरेशन बहुत आवश्यक होती है दोनों ही राज्यों की सरकारों के बीच में, लाइक फॉर द इश्यूज लाइक अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सर्विसेज, इन सभी के लिए आपस में दोनों ही सरकारों का कोऑर्डिनेशन होना या कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, आवश्यक भी होता है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट कमिटीज की आवश्यकता पड़ जाती है या अथॉरिटीज की, ताकि हैंडल किया जा सके कॉमन कंसर्न्स को। तो जॉइंट कमिटी बना दी या कोई इस तरह की अथॉरिटीज, जॉइंट अथॉरिटीज ही बनाई जाती हैं जो कॉमन जो कंसर्न्स हैं उनको हैंडल करने का काम करती हैं। वो कई बार ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी हो जाती हैं ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो दोनों ही राज्यों के बीच में। जैसे क्लियर डिविजन ऑफ पावर है ना, तो उसमें कई बार टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट दीज कमिटीज आर क्रिएटेड। नाउ प्राइमरी चैलेंज जो आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में आता है। कई बार एक राज्य की सरकार चाहती है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, दूसरा कुछ और चाहता है, तो सिटी में कई बार इशू हो सकता है। कई बार इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाता है, कैसे एग्जैक्टली डिवाइड करें, वो एक इशू हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। और साथ में पॉलिटिकल टेंशन जो है वो तो हो ही सकती हैं दोनों राज्यों के बीच में, जो कॉमन या शेयर्ड कैपिटल होता है। यहाँ पर मैनेज करना एक सिटी को जो कि सर्व करती है कैपिटल इन 2 राज्यों के लिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और कोलैबोरेशन की आवश्यकता पड़ती है। नाउ बेनिफिट ज़रूर है, इसमें बेनिफिट भी है। देखो अपने चैलेंजेस हैं, बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं दिस कैपिटल सिटी सर्व्स एज अ ब्रिज फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दोनों ही राज्य सरकारें मिल बांट कर डिस्कस करती हैं, कोऑपरेशन मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है, राइट। मीडिएशन का काम करने में मदद करती है वो सिटी। इसके साथ साथ बिकॉज ये 2 स्टेट्स की कंबाइंड कैपिटल होती है तो इसमें इनहैंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इट कैन लीड टू दिस। इकोनॉमिक ग्रोथ शेयर्ड होती है, दोनों ही राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो साथ में चलती है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है। साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उनकी सिग्निफिकेंट पूलिंग देखने को मिलती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीजन। तो इसमें जनता का और उस रीजन का फायदा कई बार
देखने को मिलता है। तो इसके बेनिफिट्स भी यही हैं। अब तेलंगाना के पास हैदराबाद है, अब आंध्र प्रदेश के पास तो नहीं है। तो अब आगे क्या होगा, आंध्र प्रदेश सरकार क्या करने वाली है, क्या डिसीजन लेगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो हम डिस्कस भी करेंगे अभी। नाउ, जब तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई तो हैदराबाद को डेजिग्नेट कर दिया गया था कैपिटल दोनों ही राज्यों के लिए, 10 साल के ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, ये कहा गया था। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश को इस्टेब्लिश करनी है अपनी कैपिटल, तो पिछले 10 सालों से कुछ चल भी रहा है यहाँ पर। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश क्या प्लानिंग कर रहा है फॉर इट्स कैपिटल। काफ़ी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है उसमें, जिसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद विल कंटिन्यू टू रिमेन कैपिटल ऑफ तेलंगाना ओनली नाउ। हैदराबाद कैपिटल सिटी रहेगी लेकिन तेलंगाना के लिए। लेकिन आंध्र प्रदेश के पास अभी भी कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजंस है ये पॉलिटिकल डेडलॉक में फंसा हुआ है बहुत गंदी तरह से। यहाँ पर जो दो मेन पार्टीज हैं राज्य की, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, वाईएसआरसीपी एंड तेलुगु देशम पार्टी, दोनों ही एक दूसरे के साथ टकराव में है कि कौन सी नई कैपिटल होनी चाहिए। मतलब अभी तक डिसीजन ही नहीं लिया गया, फाइनल नहीं किया गया है। जहाँ टीडीपी चाहती है कि ग्रीनफील्ड कैपिटल अमरावती को डिस्कस लिया जाए कि अमरावती शुड बी द कैपिटल, जहाँ जो कि सिचुएटेड है बिटवीन विजयवाड़ा एंड गुंटूर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 3 कैपिटल सोल्यूशन होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे डिसीजन लिया जा रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इससे बेटर रहेगा। तो वाईएसआर हमेशा से ही, वाईएसआरसीपी जो है ये हमेशा से ही, जब से अलग राज्य हुए हैं तब से ये डिसीजन लिया जा रहा है, तब से डिस्कस भी किया जा रहा है। उन्होंने प्रपोजल रखा है कि 3 कैपिटल सोल्यूशन होना चाहिए, जहां पर जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो विशाखापट्टनम होनी चाहिए, वहीं लेजिस्लेटिव कैपिटल की तरह अमरावती को देखा जाना चाहिए और जुडिशियल कैपिटल कुरनूल होना चाहिए। मतलब इन 3 सिटीज में कैपिटल होनी चाहिए अलग अलग रोल प्ले करने के लिए। दिस इज व्हाट वाईएसआरसीपी वांट्स। नाउ 3 कैपिटल सोल्यूशन है एज पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी थीसिस। ये एक्चुअली जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसके तीनों रीजन्स में, नॉर्थ कोस्टल, साउथ कोस्टल एंड दी रायलसीमा जो रीजन है यहाँ पर लोकेटेड होंगी ना। अभी ना तो टीडीपी ना ही वाईएसआरसीपी, इन्होंने जो रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हुए थे, दोनों में से किसी ने भी इस मुद्दे पर फाइट नहीं किया था एज अ रेफरेंडम ऑन कैपिटल इशू, नहीं फाइट किया। 2 मैनिफेस्टोज में दोनों ही पार्टीज के था कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। मतलब ये कोई लेकिन मेन मुद्दा बनाकर इलेक्शन नहीं लड़ा गया था। तो अभी फिलहाल तो आंध्र प्रदेश के पास एज सच राइट नाउ दे डोंट हैव अ, बट राज्य में चुनाव हो चुके हैं, असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं और उम्मीद ये की जा सकती है, एग्जिट पोल में तो वाईएसआरसीपी को ही लग रहा है कि फिर से बहुमत मिल सकता है। तो क्या जो 3 कैपिटल सोल्यूशन है वही अल्टीमेटली अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा? रिजल्ट्स लोकसभा इलेक्शन के दिन 4 जून को ही डिक्लेयर किए जाएंगे यहाँ पर जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनके। तो अब देखना ये होगा कि एक्चुअल में आंध्र प्रदेश को अपना कैपिटल कब मिलता है और क्या आंध्र प्रदेश का कैपिटल, वेट करना होगा 4 जून का सरकार बनने तक, उसके बाद ये डिसीजन हमारे सामने आ जाएगा। दैट इज इट अभी के लिए। जो सोल्यूशन है दोनों ही पार्टीज के, टीडीपी और वाईएसआरसीपी, दोनों ही को हम सोच सकते हैं कि ऑप्शंस हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली 4 जून को रिजल्ट आने के बाद जब सरकार बनेगी उसके बाद ही डिसीजन कैसे लिया जाएगा वो आने वाले समय में पता लगेगा। नाउ बिफोर वी वाइंड अप, अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट्स में फिर से अनअकैडमी लर्नर्स ने शाइन किया, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां पर आपको डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलता है आपको मंथली मैगजीन के साथ, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होते हैं, 40 से ज़्यादा सेक्शन ऑफ फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, अलॉन्ग विद वन-ऑन-वन मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग एज वेल। इसी के साथ 8 जून को होने वाला है हमारा UIST विच इज़ द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट का जो पूल है वो 1 करोड़ रुपीज़ का है। आप भी इन प्राइजेस को जीत सकते हैं, जाकर एनरोल कर लीजिए, सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा। और एनरोलमेंट इनटू देयर कोर्सेज एंड बैचेस आपको करना क्या, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाना है ऑफलाइन कोर्सेज के लिए। दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में हमारा सेंटर प्रयागराज में है। यूपी सेंटर पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स एट ग्रेट डिस्काउंट्स। तो गो एनरोल नाउ, विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर्स।
और जो भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द एड्रेसेस एंड एवरीथिंग. इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स. So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा so that you get updates और आप updated रहें. That will be all. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.